सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बांग्लादेश में भारत की सफल कूटनीति जो कि मोदी द्वारा चीन के खिलाफ की गई, उसकी सफलता का वर्णन करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि चीन के पास फॉरेन रिजर्व के बहुत बड़े फंड है, सबसे ज़्यादा पैसा है। इसीलिए वो पूरे दुनिया में सभी देशों को कर्जा देकर धीमे धीमे फंसा लेता है। उसका कार्य करने का तरीका ये है कि वो गरीब देशों में या छोटे देशों में जाता है, वहाँ कुछ अपनी योजनाओं को और वहाँ की योजनाओं को सेलेक्ट करते हैं और उनकी गवर्नमेंट को कहते हैं कि इसमें सारा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। परंतु उसमें दो बड़ी खामियां हैं। एक तो चीन उस व्यक्ति को या उस देश को, जिसकी आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि जिसकी 1-2 लाख इनकम हो मात्र, और उसे 50 लाख का आप कर्जा दे दें, तो उसकी जो किश्त बनेगी वो उसकी क्षमता से पेमेंट करने की बाहर होगी। तो वो ट्रैप डाल के उन लोगों को, जो गरीब मुल्क हैं, उनको अधिक से अधिक लोन देता है, जिससे वो उसके उस ट्रैप में, ऋण के जाल में फंस कर कभी ऋण को चुकाने की स्थिति में ना आए। और दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपनी जो परियोजनाएं चलाता है उन देशों में, उन देशों का उस परियोजनाओं पर कोई अधिकार नहीं होता। चीन स्वयं निर्णय करता है कि इस परियोजना की लागत क्या होगी। इसमें वो धांधली करता है कि उस परियोजना की लागत ही 20%, 25%, 30% जितना हो सकता है वो ज़्यादा दिखाता है अनुमानित लागत। तो उसको लोन तो कम लगाना पड़ता है, इन्वेस्ट तो कम करना पड़ता है, परंतु उसके ऊपर ऋण बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है देश के, दूसरे देश के ऊपर। और वो कभी ओपन बिडिंग के द्वारा टेंडर नहीं देता। उनका ये प्रोसीजर सारी दुनिया से अलग है। बाकी देश अपनी कोई भी परियोजना होती है उसकी ग्लोबल बिडिंग करवाते हैं, अलग अलग कंपनियों से टेंडर मंगवाते हैं, और तब वो उसमें निर्णय करते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से सस्ते से सस्ता काम कौन करती है। और सारे परीक्षण के बाद उस कंपनी को वो टेंडर दिया जाता है। इससे उन्हें ये होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और दूसरा कम से कम मूल्य में वो परियोजना पूरी हो जाती है। चीन ऐसा नहीं करता। चीन अपने द्वारा अपनी ही किसी कंपनी को अपनी इच्छा अनुसार वो प्रोजेक्ट दे देता है। इसमें ये एक धांधली होती है कि वो सारा का सारा अपने ही लोगों की जो कंपनियां होती हैं अपने देश की, उनको देने के बाद दूसरा स्टेप ये लेते हैं कि वो सारी योजना में जो भी लेबर होगा वो भी चीन से आएगा, उसमें लगने वाला माल भी सब सारा चीन से आएगा। तो वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करता है। उस देश में, जिस देश में वो चल रहा है, उसको पता भी नहीं लगता कहाँ से माल आ रहा है, कैसे बन रहा है, क्या हो रहा है। और रोज़गार भी चीनियों को मिलता है, और ऋण जाल में वो देश फंस जाता है। उसके बाद वो उनको दे देता है प्रोजेक्ट बना के। जब वो उस प्रोजेक्ट को देने की स्थिति में नहीं होते, तब वो ये कहता है कि ये प्रोजेक्ट आप हमें दे दो, इतने साल की लीज़ पर हम चलाएंगे। तो अपरोक्ष रूप से उसका उस पूरे देश में दखल हो जाता है, और वो धमका के इधर उधर की और संपत्तियां अपने नाम मॉर्टगेज करा लेता है, और वो पूरा देश जो है ऋण जाल में फंसकर ध्वस्त हो जाता है। यही चीन ने अफ्रीकन देशों के साथ किया है, जिनमें तंजानिया और केनिया शामिल हैं। वो अब उसके जाल में फंस चुके हैं। इससे पहले श्रीलंका को उसने इसी तरह से कब्जा किया। श्रीलंका का तो इतिहास ये रहा कि जो हम्बनटोटा में उसने पोर्ट दिया था,
उसमें जब से वो बना है तब से आज तक केवल एक जहाज़ पानी का वो वहाँ पे डॉक पे आया, और उसने भी कोई सामान उतारा या चढ़ाया नहीं, केवल वहाँ स्टे किया और वो चला गया, क्योंकि श्रीलंका उनका ऋण नहीं चुका पाया, तो उन्हें मजबूरन वो लीज़ पर चाइना को हवाले करना पड़ा हम्बनटोटा का पूरा पोर्ट। इस तरीके से वो कुचक्र में फंसा लेता है। इसी तरह से उन्होंने मालदीव को फंसाया था। मालदीव को भारत ने किसी तरीके से सहायता करके चीन के जाल से छुड़ाया। अब आता है बांग्लादेश में। कि आपने सुना होगा कि पिछले थोड़े समय पहले चीन के मंत्रालय से, विदेश मंत्रालय से धमकी दी गई थी बांग्लादेश को कि अगर आप यहाँ पर किसी अन्य, भारत को या जापान को, किसी को भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट देंगे तो ये सही नहीं होगा और आपके हमारे संबंध बिगड़ जाएंगे। मोदी के कारण शेख हसीना ने ये एक्शन लिया कि चीनी कंपनियों के जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे वहाँ पे, 2-3 तो उनके रेलवे के थे जिसमें डबल लाइन होना था, डलनी थी, उनका पूरा ऑडिट करा लिया। ऑडिट में ये पाया गया कि कुछ योजनाओं में, परियोजनाओं में उन्होंने 13-14% अधिक एस्टीमेट लगा के वो परियोजना बनाई गई थी। बांग्लादेश ने उसको 13% से कम कर दिया, उस प्रोजेक्ट की बजट की सैंक्शंस को। और एक प्रोजेक्ट उनका और था जिसमें करीब उन्होंने 21% के करीब उसका मूल्य बढ़ा के लगाया गया था, तो वो भी उन्होंने कम कर दिया। इसके बाद एक चीन वहाँ पे पोर्ट बना रहा था नेवी के लिए या समुद्री जहाज़ों के लिए, उसमें भी उसने ज़्यादा मूल्य लगाया था, तो उसको भी उन्होंने कम मूल्य पर किया। तो चीन की कंपनियां घाटा होने के कारण, या मतलब जो उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी कि हम यहाँ से इतना कमा लेंगे, उसमें कटौती होने के कारण वो प्रोजेक्ट उन्होंने छोड़ दिया। बांग्लादेश ने उनसे कह दिया कि हमने आपकी इसकी इतनी मतलब वैल्यू लगाई है, हम इतना ही पेमेंट करेंगे, आपको बनाना हो बनाओ, नहीं तो आप जाइए। तो वो छोड़ के चले गए। इधर क्या हुआ कि जापान ने जो पोर्ट इनका बन रहा था चीन के उसमें उससे 30% लागत कम पर और अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाने के लिए अपना सहमति दे दी, और वो पोर्ट जहाँ पे चीन का बन रहा था उससे 25 किलोमीटर दूर जापान का पोर्ट बनना चालू हो गया। ये उसी क्वाड का हिस्सा है। मोदी ने जो मतलब आगे जो प्लानिंग की हुई है कि बांग्लादेश को भी क्वाड में शामिल है करना है, और जापान भी क्वाड कंट्री है। ऐसा हो जाने के कारण अब बंगाल की खाड़ी में चीन की प्रेजेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो वो सोचे बैठा था कि हम ये पोर्ट बनाएंगे और यहाँ का मैनेजमेंट सारा अपने अंडर में ले लेंगे, वो उसकी योजना बिल्कुल बेकार हो गई। ये मोदी की कूटनीतिक सफलता है कि उसने भारत के चारों ओर हिंद महासागर में एक मालदीव और एक बांग्लादेश को चीनी प्रभाव से मुक्त करा लिया। आप देखते हैं कि आगे श्रीलंका में क्या होता है। श्रीलंका के ऊपर तो इतना कर्जा हो गया है उस पोर्ट के कारण, और उसको वो यूज़ भी नहीं कर पा रहा, और पूरे श्रीलंका के लिए उसकी 1 पैसे की वैल्यू नहीं है, बल्कि उस पोर्ट के कारण उसकी चीन की दखल वहाँ पर हो गई है। यही स्थिति बांग्लादेश में भी हो सकती थी, परंतु मोदी और हसीना के कारण ये स्थिति पलट गई और भारत की एक तरीके से विजय हुई, नहीं तो चीन की प्रेजेंस हिंद महासागर में हो जाती। इसको हम मोदी की विदेश नीति की सफलता के रूप में अपलोड करते हैं, और यहीं पे बात समाप्त करते हुए
मैं ये बताता हूँ कि हम मोदी के नेतृत्व के अंतर्गत एक सुरक्षित हाथों में है। एक विदेश नीति जो कांग्रेस के ज़माने में पिछले 70 साल से एक बड़ी ढीली नीति थी, जिसमें हम केवल यही कहते थे कि वर्क टू मतलब एक तरीके से प्रोटोकॉल क्या होता है बस उसी को निभाते थे। दूसरे लोग हमसे अच्छी बात करते थे, हम भी अच्छी बातें कर लेते थे। लेकिन वो नीति जब अपनी बदल के अपने मोटिव के हिसाब से चलते थे तब हम बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते थे। मोदी की ये नीति बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा ना मैं आँख उठा के बात करूँगा ना झुका के बात करूँगा, जो भी बात करूँगा आँख में आँख डाल कर बात करूँगा। इसके कारण चीन बहुत परेशान है। उसकी वन बेल्ट वन रोड जो OROV की रेट जो रोड थी वो भी मोदी के कारण ब्लॉक होने जा रही है, CPEC के कारण, CPEC की असफलता के कारण। और वो इधर प्रेजेंस बनाना चाह रहा था हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के द्वारा, वो भी धराशायी हो गई है। आगे हम कभी चर्चा करेंगे म्यांमार के बारे में और दूसरे जगह जहाँ की चीन अभी पूरी तरीके से लगा हुआ है, उनमें भारत की विदेश नीति कैसा काम करती है, इसके लिए आपको सूचना देंगे किसी वीडियो द्वारा। धन्यवाद, नमस्कार।